गुड। अच्छा, लाफेर कर्व तक सबको समझ आया था? मतलब हमने डायरेक्ट टैक्स कर लिया, हमने उसमें डायरेक्ट टैक्सेस थोड़े से एक्सप्लेन करता हूं आपको। हमने डायरेक्ट टैक्स की जब बात की तो हमने उसमें सबसे पहले टैक्स ऑन ऑन इनकम जो स्टडी किया, तो उसमें हमने टैक्स पढ़ा था, कॉर्पोरेट टैक्स है ना। चलिए अभी मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि आपके सामने जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा इंडियन गवर्नमेंट का, तो इंडियन गवर्नमेंट के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको तीन टैक्स मिलेंगे जो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में है। हमने कितने सारे डिस्कस किए, लेकिन इसमें तीन ही टैक्स आपको डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में लिखे हुए मिलेंगे: कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसके अलावा और क्या क्या टैक्स थे? कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर हम बात करें कैपिटल गेन टैक्स की, तो ये कैपिटल गेन टैक्स अल्टीमेटली यदि कंपनी को हो रहा है तो ये कंपनी की इनकम में आ जाएगा और कॉर्पोरेट टैक्स के थ्रू काउंट हो जाता है, और अगर किसी इंडिविजुअल को हो रहा है तो उसकी इनकम टैक्स के थ्रू काउंट हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा टैक्स था? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो था वो एक तरह से ऑन एट द सोर्स ही काट करके दिया जा रहा था अल्टीमेटली। ठीक है, तो जितना भी टैक्स फाइल होना है कॉर्पोरेट के एंड पे फाइल होना है। ठीक है, तो जिसको भी डिविडेंड रिसीव हो रहा है किसी ना किसी वे में डिविडेंड की फॉर्म में, अगर वो डिविडेंड 10 लाख से ज्यादा रिसीव हो रहा है तो वो उसके इनकम टैक्स के थ्रू उसके ऊपर टैक्स कट जाएगा सरचार्ज के तौर पे, और अगर उससे कम कम है तो कॉर्पोरेट को, कंपनी को ही अपने एंड पे भरना है डायरेक्टली, तो ये कॉर्पोरेट टैक्स में काउंट हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा टैक्स था? वो तो खत्म हो गया ना, जो वैलिड टैक्स है, बस यही थे ना। तो मुद्दे की बात है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप देखेंगे उसमें तीन टैक्स आते हैं: कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। चलिए अब हम बात करते हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी। कॉर्पोरेट टैक्स की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स होता है जो कंपनी के सभी तरह के खर्चे निकाल करके जो उसके पास प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट के ऊपर चार्ज किया जाता है। इट इज अ टैक्स ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो यहां पर वर्ड नेट प्रॉफिट आता है। डन है जी? क्योंकि कॉर्पोरेट्स पे चार्ज किया जाता है इसलिए इसको कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। अभी अल्टीमेट एस्पेक्ट यहाँ पर यह है, अगर हम इसको कंपेयर करें 2016 और 2017, तो इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। किस तरह के परिवर्तन किए गए हैं? अब कंपनीज डिवाइड की गई थी पहले डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर। ठीक है, वो कंपनीज जिनका वो मैन्युफैक्चरिंग वो कंपनीज जिनका टर्नओवर 1 करोड़ के अराउंड है, 1 करोड़, वो कंपनीज जिनका 5 करोड़, और वो कंपनीज जो अदर्स इनसे अबव है। ठीक है, तो जिनका टर्नओवर 1 करोड़ के अराउंड था उनको 25%, जिनका 5 करोड़ उन्हें 29%, और जो सारे अदर्स हैं उन्हें 35%, नहीं 30%, सॉरी 30%। डन जी? लेकिन 2017 में यह बदल दिया गया है। अभी प्रोविजन क्या रख दिया है? पहले तो कैटेगराइजेशन ऑफ द कंपनी शॉर्ट कर दिया गया है। अभी सिर्फ दो कैटेगरीज रखी गई हैं: वो कंपनीज जिनका टर्नओवर 50 करोड़ तक, 50 करोड़ तक, वो 25%, वो जो 50 करोड़ से अबव हैं वो 30%। डन? तो अल्टीमेट एस्पेक्ट क्या है? ये जो चेंजेस लाए गए हैं इसमें ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो कंपनीज छोटी कंपनीज हैं, जो 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर है, उनके थ्रू जो रिटर्न टर्नआउट हो रहा था वो 30% के अराउंड टर्नआउट हो रहा था, और जो 500 करोड़ या उससे अधिक टर्नओवर वाली कंपनियां थी उनके तहत जो रिटर्न और रेवेन्यू टर्नआउट हो रहा था उसका वॉल्यूम छोटी कंपनियों के कंपैरिजन में कम था। इससे ये पता चलता था कि वो बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स एग्जम्पशंस का बेनिफिट उठा करके टैक्स इवेजन करते थे,
बहुत हाई लेवल पर, क्योंकि भारत के द्वारा बहुत सारी टैक्स एग्जम्पशंस दी जाती हैं कॉर्पोरेट्स को। जैसे अगर वो किसी ना किसी तरह का R&D एक्टिविटी करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर टैक्स एग्जम्पशंस था। अगर वो ग्रीन टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करते हैं तो इसके ऊपर टैक्स एग्जम्पशन था। अगर वो किसी तरह से फॉरेन से किसी तरह की रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं या अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ डेवलप कर रहे हैं तो एक टैक्स एग्जम्पशन था। इस तरह के बहुत सारे टैक्स एग्जम्पशंस प्रोवाइड किए जाते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस को। उन एग्जम्पशंस का बेनिफिट बड़े हाउसेस अक्सर उठाते हैं और उसकी आड़ में बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स इवेजन करने में कामयाब रह पाते हैं। फाइनली गवर्नमेंट को यह ऑब्जर्व हुआ कि इस तरह से हमारा रेवेन्यू लॉस होता है, और दूसरा बहुत ज्यादा टैक्स लगा देने की वजह से भी जो कंपनियां हैं वो बचती हैं कि हमें इवेजन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि टैक्स बहुत लिया जा रहा है हमसे। तो गवर्नमेंट ने एक तो ये डिविजन्स को खत्म कर दिया, क्योंकि डिवीजन की इतनी जरूरत नहीं थी। गवर्नमेंट ने 2 डिवीजन रखी क्लियर कट, 50 करोड़ तक और 50 करोड़ से अबव। तो अल्टीमेटली उसमें टैक्स बैरियर 2 टैक्स लगा दिए गए, एक 25% और एक 30%। इसमें गवर्नमेंट ने ये बोला कि 2020 तक हमको एक टारगेट अचीव करना है। वो क्या? ऑल इन ऑल 2020 तक जो कॉर्पोरेट्स का इफेक्टिव टैक्स रेट है, जो इफेक्टिव टैक्स रेट होगा हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर का, उसे हमें घटा के लाना है 25% पे। माने आज की डेट में अगर हम 30% चार्ज कर रहे हैं, हमें इसे रिड्यूस करना है 25% तक। अगर हम इसको 25% तक लेकर के आते हैं तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इसके रेवेन्यू का लॉस होगा, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि इसको 25% तक ला करके साथ के साथ जितनी भी एग्जम्पशंस दी जा रही हैं, इन एग्जम्पशंस को और डिडक्शंस को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। हम एग्जम्पशंस और डिडक्शंस नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो एग्जम्पशंस और डिडक्शंस विड्रॉ कर ली जाए और टैक्स रेट जो है वो रैशनलाइज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ताकि टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि हमेशा टैक्स रैशनलाइजेशन एक अच्छा कदम होता है टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने का। मैंने जब भी आप टैक्स रेट को रैशनलाइज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द रेवेन्यू बढ़ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण था, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन के आई, और डोनाल्ड ट्रंप ने वहां सरकार बनने के बाद जो वहां का डायरेक्ट इनकम टैक्स का रेट माना जाता है, लगभग 40% वहां पर इनकम टैक्स पे करना पड़ता है आपको डायरेक्टली, और जो कॉर्पोरेट टैक्स माना जाता है लगभग 25% के अराउंड माना जाता है। तो आते सार ही डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन था कि 40% के टैक्स को घटा करके 35% करेंगे, और ये 25% टैक्स जो 35% तक जो टैक्स लिया जाता है कॉर्पोरेट, इसको घटा करके 15 से 25 की बार पे लेके आएंगे, काफी टैक्स रिड्यूस करेंगे। उसका पर्पज उन्होंने ये बताया कि नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जब टैक्स रिड्यूस कर दूंगा डायरेक्ट इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स रिड्यूस होने से मेरा रेवेन्यू लॉस होगा। बट अल्टीमेटली उसका कहना था कि ये 5% इनकम जब लोगों की जेब में जाएगी, किसी न किसी एंड पे उन्हें ये 5% खत्म करना ही है, और वो 5% जब वो खर्चेंगे तो अल्टीमेटली सेल टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, इनके थ्रू मैं पैसा कलेक्ट कर लूंगा, और क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा बढ़ेगी उसकी वजह से मुझे रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। इसका एक एडेड बेनिफिट उन्होंने बताया कि अगर मैं इन इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू मुझे रेवेन्यू आता है इस तरह से, तो उसका पर्पज ये रहेगा कि इससे उद्योग धंधे लगने शुरू होंगे, क्योंकि पैसा जेब में बचने से लोग अगर डिमांड क्रिएट करते हैं तो डिमांड जिन गुड्स की क्रिएट करेंगे वो डिमांड सेटिस्फाई होगी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के थ्रू या प्रोसेसिंग के थ्रू। तो प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग आप कुछ भी करते हैं तो आप रोजगार पैदा करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो जितना ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा अल्टीमेटली उतना ही टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का बढ़ेगा। तो 35% के रेट से ही सही, लेकिन टैक्स का वॉल्यूम पहले से ज्यादा बढ़ेगा, डायरेक्ट टैक्स में भी और अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू भी। इसी तरह से अगर मैं 15 से 25% कर देता हूं कॉर्पोरेट टैक्स को, तो अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर आज ऐसी अमेरिकी कंपनियां, यूरोपियन कंपनियां और बहुत सी ऐसी फॉरेन कंपनीज हैं जो अपने कंट्री में काम ना करके उन कंट्रियों में जाकर के प्रोडक्शन कर रही हैं, जहां पर उनको लेबर सस्ती मिलती है, रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है और टैक्स कम लगता है। अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि उसकी वजह से रोजगार कम हो रहा है अमेरिका में, और दूसरा फॉरेनर्स भी बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका आ रहे हैं जॉब लेने के लिए। ये भी एक डिसएडवांटेजियस सिचुएशन है लोकलाइट्स के लिए, उन्हें जॉब नहीं मिलती। अगर इस सिचुएशन को करेक्ट करना है तो मुझे उन कंपनियों को वापस अमेरिका बुलाना होगा, और उन्हें अमेरिका वापस बुलाने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि कॉर्पोरेट्स का टैक्स जो है मुझे हाफ करना होगा। अगर वो कंपनियां भारत वापस अमेरिका आ जाएंगी तो अमेरिका आने के बाद वो जब काम करना शुरू करेंगी तो अल्टीमेटली और बहुत सारे वेज में रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा।
तो हमें टैक्स रिड्यूस करना चाहिए। इस वे में मतलब एक बिजनेसमैन है तो एक बिजनेसमैन की सोच ये है कि किसी को दबा करके पैसा ना वसूला जाए, उसको कमाने लायक बना करके उससे पैसा वसूला जाए। जैसे मान लो मेरे पास कोई स्टूडेंट है, वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी सही नहीं है, बशर्ते कि मैं उसकी फीस माफ करूं, बेटर सोल्यूशन ये हो सकता है कि मैं उसे इस लायक बनाऊं कि वो फर्दर किसी को ट्यूशन दे करके अपना और मेरी फीस का खर्चा निकाल सके, क्योंकि ये है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट और ज्यादा लंबे समय तक टिका सकता हूं। लेकिन अल्टीमेटली अगर पहले वाला फॉर्मूला अपना लेंगे तो फिर धीरे धीरे उस स्टूडेंट का भी भला होना एक लंबे समय में बंद हो जाएगा और अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट भी क्लोज हो जाएगा। सो द थिंग इज कि बिजनेसमैन का अप्रोच ये है कि देश में रेवेन्यू कलेक्शन करना है, बट इन लार्जर सेंस, ज्यादा एक्टिविटी बढ़ा करके। जो एक्टिविटी चल रही है उनको निचोड़ना नहीं। मैंने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को एक दिन में मारना नहीं, उसे खुराक दो, वो लंबी जिंदगी जिए और रोज एक अंडा सोने का दे। आई बात समझ में? दैट इज द कंसेप्ट। चलें, ये समझ आया? तो आपको यदि ऐसा देखने में मिले इकोनॉमिक सर्वे या बजट में कि भारत सरकार के द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस कर दिया, बहुत डिबेट हुई थी इसके ऊपर, बहुत ज्यादा न्यूज चैनलों पर, मीडिया में बहुत, कि कॉर्पोरेट का टैक्स रिड्यूस कर दिया और इनकम टैक्स वालों को, गरीबों को, आम बंदों को कोई रिबेट नहीं, कुछ नहीं। ऐसे आम बंदे ऐसे कर रहे थे कैमरा पे आके, कैमरे वाले भी उनके मुंह में ऐसे ऐसे करते ना बार बार, आगे पीछे कैमरा, बोलिए। उनका मुंह कभी बड़ा दिखता है, कभी छोटा, कभी बड़ा ऐसे। तो ऐसा हुआ था कि उन्होंने बोला हमारे को कोई नहीं, 2.5 लाख की टैक्स स्लैब में थे, आज भी 2.5 लाख है, हम लोग को आज भी इतना देना पड़ता है, ये वो। और कॉर्पोरेट जो अरबों, अंबानी, इसको अंबानी ने देता है, इसने अंबानी को बचाया, अंबानी अदानी के पैसे से आया है, 30% से बढ़ा के 25%। ऐसा न्यूज चैनल वाले भी मुंह रखते। अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि कॉर्पोरेट बोल रहे थे कि कम मत करो 30% से, प्लस वो प्लीज एग्जाम्पशन खत्म मत करो। वो अपना रो रहे थे, ये लोग अपना रो रहे थे। कॉर्पोरेट्स की बात सुने तो उनका कहना था कि गवर्नमेंट का ये कदम बहुत तकनीकी है, उन्होंने एग्जाम्पशंस और ये सारी चीजें जो है वो खत्म करी। क्यों? क्योंकि अगर आप एक यूनिफॉर्म 25% टैक्स ले रहे हो, तो ये 25% टैक्स की फिगर को छुपाने के लिए अब कोई छत बची ही नहीं है। आपने पहले कितने सारे शेल्टर दिए थे, R&D, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी। मान लीजिए टैक्स 30% भी था, इसको छुपाने के कमरे कितने थे? तो छुपा के अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पता क्या देते थे? 0% टैक्स, कुछ भी नहीं। कहते बुक प्रॉफिट ये है, ऐसे दिखाते थे, कहते सर दिस इज आर बुक प्रॉफिट, किताबी प्रॉफिट माने 100 करोड़ सर, आर बुक प्रॉफिट है 100 करोड़। हमने कहा काम ना मुनाफा नहीं किया। लेकिन सर 20 करोड़ इन R&D, 40 करोड़ इन ग्रीन टेक्नोलॉजी, 30 करोड़ इन देयर एंड देयर, सो आर टोटल एंड प्रोडक्ट प्रॉफिट इज 0% सर, सो नो टैक्स। तो वो बंदे भी कहते थे सरकार वाले, सर कमाया भी 500 करोड़ है पर पल्ले साढ़े कुछ नहीं आया। तो फिर सरकार ने बोला कि ऐसा करो, ये 5% घटा दो, कुछ नहीं चाहिए हमें, इसको 25% करो, ये सारे कमरे बंद कर दो, ताले लगाओ इधर। तो वो कॉर्पोरेट सब कह रहे हैं, कहते 5% घटाया है, उधर से सारे रास्ते बंद कर दिया। अब टैक्स बच नहीं सकता, अब टैक्स इवेजन होगा नहीं, तो टैक्स देना ही पड़ेगा। मतलब अगर 25 बुक प्रॉफिट आ गया, 100 करोड़ नहीं आया, बुक प्रॉफिट 50 करोड़ ही आया, अब बोलेगा क्या इसके ऊपर? आ गया तो आ गया, दे। ये तो नहीं कह सकता ना, अच्छा सर वो R&D वो कहते खत्म करता हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी लाई है वो भी खत्म ही है। क्यों? क्योंकि तुझे ग्रीन टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड है। R&D जो तू कर रहा है ऑलरेडी, अगर तू सेक्शन 8 कंपनी है तो तुझे वैसे ही बहुत फायदे मिल रहे हैं, साइड होकर के अपना R&D कर रहा है, उसका फायदा तुझे ही मिल रहा है। ऑलरेडी हमने टैक्स घटा दिया है, 25% कर दिया है, और जो 5% तेरे को बचा वो तू R&D में डाल दिया कर। डन। 100 करोड़ का 5% बहुत होता है, वो बोलेंगे तू उधर डाल दिया कर, हमें मत दिया कर, हमने तो सीधा ही तेरा बचा दिया। तो मुद्दे, और 5 करोड़ से ज्यादा कोई माइका लाल R&D इनमें से करता नहीं होगा। 5 करोड़ R&D में बहुत होते हैं, कई कितने के साइंटिस्टों को क्या ही दे देते हैं ये लोग, R&D करके क्या ही ले आते हैं, घड़ी ऐसा करके ऐड ही करते हैं ना, इसमें हमने ये पॉलीमर डाले हैं जो बाद में शर्ट धुलने के 1 घंटे बाद छूटना शुरू होते हैं, जिससे खुशबू आ जाती है। ऐसी ऐसी चीजें R&D। घड़ी ऐड में देखा नहीं, एक साइंटिस्ट शुरू से वही हिला रहा है, वही वाला फनल। बचपन से मैं बड़ा हो गया, वो ऐड भी बदली नहीं, और उसका वो गुलाबी रंग का फनल भी नहीं हिला, ऐसे हिला के कहता है कुदरती कणों से लेकर के आए हैं घड़ी। ठीक है, ये समझ आ गया? ये समझ आया कॉर्पोरेट टैक्स। इसके बाद अब बात करते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसके बारे में बताइए गौरव, मैं पहले बता चुका हूं। बैंक के थ्रू जो ट्रांजेक्शन होती है तो उसके ऊपर
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है, इसके लिए पहले समझिए कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स, देखिए कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। कैपिटल गेन माने कैपिटल, कोई भी वो चीज, कोई भी आपकी संपत्ति, पूंजी जो आपको रेगुलर इनकम जनरेट करके दे रही है, ठीक है, वो आपकी वेल्थ है। और वेल्थ पर क्या गेन होता है, कैपिटल, ठीक है, वेल्थ पे क्या गेन होता है, कैपिटल। तो इट इज अ कैपिटल गेन टैक्स। तो मान लीजिए आपने शेयर लिया है, मैंने पहले भी समझाया था 1000 का, और ए ने शेयर लिया 1000 का, ए ने शेयर बेचा बी को 1500 में, बी को बेचा 1500 में, तो ए को प्रॉफिट कितना हुआ है 500 का। तो सिक्योरिटी कैपिटल गेन कितना हो गया, ए को 500। तो ए 500 के ऊपर टैक्स अथॉरिटी को क्या भरेगा, कैपिटल गेन टैक्स 500 रुपए के ऊपर। तो ये डायरेक्ट टैक्स हुआ, ए को गेन हुआ तो ए नहीं भरा अल्टीमेटली, है ना। अब इसमें अब एक चीज आ जाती है कैपिटल गेन टैक्स में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अब इसमें सरकार की क्या कोशिश रहती है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है उसमें शॉर्ट टर्म को डीमोटिवेट करने के लिए, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स में बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट एक सिक्योरिटीज रहती है ना, शेयर्स। तो शेयर बाजार को सिक्योर बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए और उद्योगपतियों को लंबे समय तक पैसा मिलता रहे, इसको एंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रोसेस लेकर के आए। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अक्सर टैक्स प्रोपोर्शन क्या रहेगा, ज्यादा, ठीक है। और सिक्योरिटी एस्पेक्ट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स प्रोपोर्शन क्या रहेगा, कम। कितना रहेगा, कम होगा, लेकिन कम होगा। अगर वो 25% होगा शॉर्ट टर्म, तो ये लॉन्ग टर्म वाला 15% होगा। इसका पर्पज ये होगा, या तो लॉन्ग टर्म में बहुत रिड्यूस करके 0% भी कर सकते हैं। पर्पज ये रहेगा कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया जाए, ना कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में। आई बात समझ में, और लोग इस तरफ पैसा लगाए। तो ये कैपिटल गेन टैक्स इस तरह से वर्किंग करता है। अब इसका एक एग्जांपल ले आते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करते हैं। एक पर्सन ए ने 1000 रुपीज के शेयर लिए और एक पर्सन बी को 1200 रुपए में बेचे, तो इसको इनकम होती है 1200 की ना, इसको 1200 की इनकम हुई। अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन कितने का हुआ, 1200 का ना। कुल आदान प्रदान 1200 का हुआ ना। इसने एक सामान बेचा, बदले में इसके हाथ में कितना है 1200। तो 1200 रुपए के ऊपर टैक्स कौन भरेगा, ये ए को भरना है, ठीक है। 1200 रुपए पे टैक्स, ट्रांजैक्शन पे टैक्स कौन भरेगा, ए, क्योंकि ट्रांजैक्शन के प्रोसेस को इनिशिएट किसने किया था, ए ने। ए के पास सिक्योरिटी होती नहीं तो कोई ट्रांजैक्शन की शुरुआत होती नहीं, तो ये ए ही भरेगा। अब सुनिए, यहां पे तो आपको एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन दिख रही होगी 200 रुपए की। ए के पास सिक्योरिटी थी 1000 रुपए की, ए ने उसको बी को सेल किया 800 रुपए में। ए को कितना मिला, 800। ट्रांजैक्शन कितने का हुआ, 800। ए टैक्स कितने पे भरेगा, 800। हालांकि ए को हुआ नुकसान ही है, टैक्स तो भरना ही है। अब इसमें गेम समझिए, गेम समझिए। एक पर्सन ए, उसने बी को सामान बेचा। ए के पास सामान था 1000 का, टैक्स सिक्योरिटी थी, उसने बी को सिक्योरिटी सेल करी 1500 में। ए को कमाई हुई 500 की, 500 पे भरेगा सीजीटी, कैपिटल गेन टैक्स। और ट्रांजैक्शन कितने का हुआ है टोटल, 1500 का। 1500 पे ए क्या भरेगा, एसटीटी। क्लियर, अब कोई डाउट तो नहीं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक अलग चीज है और कैपिटल गेन टैक्स एक अलग चीज है, ये दोनों ही देने हैं। एक तो ट्रांजैक्शन, क्यों, देश में कोई अथॉरिटी है तभी तो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना। कोई एक्सचेंज है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एक्सचेंज है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन एक्सचेंज है, मैंने सेबी है तभी ट्रांजैक्शन हुआ ना। सेबी नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन किधर से होगा। तो सेबी किसके पैसे से चलेगा, सेबी को भी तो चलाना, तनख्वाह देनी। सेबी का डायरेक्टर लाम लश्कर छोड़ता ही नहीं, कहता है ऐसे ही घूमूंगा चाहे जो मर्जी करो, तो उसको पैसा किधर से देना है,
ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है ना। और आपने सिक्योरिटी खरीद के रखी थी, आपने सिक्योरिटी बेची है, जब आपने सिक्योरिटी बेची खरीदी होगी, उस पर स्टाम्प साइन कई कुछ लॉ एंड ऑर्डर का बैकअप आया ना, उसको रेवेन्यू स्टैम्प और साइन कितना कुछ होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर ने आपके उस दस्तावेज को इंश्योर किया है कि हम इसकी रक्षा करेंगे। जेन्युइन ही हो रहा है। ऐसे फर्जीवाड़ा आप आकर के मुझसे ले जाओ कोई कागज और मैं आपको कोई कागज लिख के दे दूं, स्टाम्प पेपर नहीं है वो स्टाम्प पेपर नहीं है, तो फिर क्या है, वो एम ही है, बकवास सी बात है, कुछ भी नहीं है। तो अल्टीमेटली जब आप कुछ कैपिटल गेन कर रहे हैं तो उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टरों ने काम किया है। केंद्र सरकार की चलाई गई नीतियों का काम है कि वो सिक्योरिटी इंप्रूव हो सकी, क्योंकि वो कंपनी इंप्रूव हुई। कंपनी इंप्रूव इसलिए हुई कि सरकार ने नए पावर प्रोजेक्ट, नए रोडवेज, नए रेलवेज, ट्रांजिशन फास्ट कर दिया। वो कंपनी मोबाइल फोन बनाती थी, सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाया, इसकी वजह से गांव गांव में उसका मोबाइल फोन बिकने लग गया। अब उस कंपनी का शेयर उछल गया है, तो तुम्हें फायदा हो रहा है शेयर बेच करके उसका, तो उसमें केंद्र सरकार तो अपना कैपिटल गेन टैक्स लेगी ना, कि ये जो तेरा कैपिटल गेन हुआ है इसमें नेचुरल और अननेचुरल रीजंस ने रोल प्ले किया है, जिसको फैसिलिटेट हम ही ने कराया था। आई बात समझ में? और ट्रांजैक्शन पे भी लेना है। तो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया। जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन हो रही है, ऐसे मैंने आपको बताया था कमोडिटी एक्सचेंज भी होती है, तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उस पे लग जाएगा। वो भी जिसने दिया है उसको उस पे लगेगा, उसको भरना पड़ेगा। इसी तरह से आपने पढ़ लिया ये कैपिटल गेन टैक्स, ये हो गया। अब आती बात इनकम टैक्स की। अब नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, दैट हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स देखिए 2016 का रूल क्या था। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको टैक्स जो है वो 0% है। ठीक है जी। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो आपको जो टैक्स है वो 10% है। लेकिन इसमें एक बात थी मेरे बच्चों, इसमें एक ग्रॉस रिबेट था 5,000 का, 5,000 का रिबेट था, ऐसे करके सीधा सीधा तक 10%, बट 5,000 का रिबेट है। ठीक है, 5 लाख से 10 लाख तक 20%। ठीक है जी। और 10 लाख से अबव कितना है गौरव? 30%। और 1 करोड़ अबव कितना है गौरव? 30% से अबव। 30% से अबव माने 100% तक। 30% प्लस 15% सरचार्ज। ओके जी। इसमें भी बहुत सारी एग्जम्पशंस रहती हैं, जैसे कुल मिला के प्रोविडेंट फंड में पैसा है सीधा सीधा, LIC में पैसा है, प्रोविडेंट फंड में पैसा है, LIC में पैसा है, अपने निजी रहने के लिए घर लिया है, उसके लोन की जो इंटरेस्ट की पेमेंट है उसका, उसके बावजूद अगर हायर एजुकेशन के लिए लोन है उसका, अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन को आप रख रहे हैं उसका, अगर स्वयं कोई फिजिकली चैलेंज है तो उसका, और मेडिकल इंश्योरेंस है तो उसके प्रीमियम, रेंटते रहते तो रेंट का भी। डन। ये सारी रिबेट आपको प्रोवाइड की जाएंगी, सॉरी रिबेट नहीं, एग्जम्पशंस और डिडक्शंस बोलेंगे हम इसको, ये आपको प्रोवाइड की जाएंगी। कुल मिलाकर के मान लीजिए, हम मान लेते हैं, मान लीजिए 2.5 से 5 लाख तक की इनकम है, 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख तक का डिडक्शन हो गया, 1.5 लाख तक का डिडक्शन हो गया जी, क्योंकि सारा कुछ जो अंदर ही है। ठीक है, इसके बाद कितनी अमाउंट बचती है, ये कितनी हो गई टोटल करके? 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख कितना हो गया? 2.5 लाख तक की इनकम तो जीरो टैक्स, फिर 2.5 से 5 के बीच बची 2.5 लाख, वो 2.5 लाख इनकम टैक्सेबल है, उस पे 1.5 लाख की डिडक्शंस मिलती है हमें, एग्जम्पशन डिडक्शंस, वो ऐड कर दी, टोटल इनकम हो गई 4 लाख। मैंने 4 लाख तक की इनकम तो छूट ही गई, बाकी पेंडिंग कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख।
5 लाख की बार में से 1 लाख की इनकम बची ना, तो 1 लाख इज टैक्सेबल अंडर विच रेट, अंडर 10% रेट। वेरी गुड। चलो ऐसे फॉर्म होते हैं अलग अलग, 80A 80B CAD करके। अब ये 10%, तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। तो रुपीज 10,000 टैक्स बना, लेकिन 5,000 का रिबेट है अभी भी। 5,000 का रिबेट मिला तो अल्टीमेटली टैक्स कितना देना पड़ा, 5,000 साल का तक के लिए। एक नया रूल आ गया है 5% टैक्स 2017 से। बाकी सारी अनचेंज्ड है, बाकी सारी ये 5%, लेकिन नुकसान बड़ा हो गया। लगभग 15,500 करोड़ रुपए टैक्स का नुकसान होगा। 15,500 करोड़ रुपया टैक्स का नुकसान। मैं ये 5,000 वाली रिबेट को कम करके 2,500 कर दूंगा। अब रिबेट कितनी है, 2,500। कहते अच्छा और क्या करोगे, कहता और मैं एक काम करूंगा पहली बार जो किसी ने नहीं किया। कहते ये क्या बात हो गई, 10 लाख से 1 करोड़ तक इनकम है तो सिर्फ 30%, 1 करोड़ 1 लाख हो गई तो 15% सरचार्ज। ये गलत बात है ना। वो 10 लाख से 1 लाख के बीच में इतनी सारी फिगर्स हैं, वो सब मजा ले रहे हैं जिंदगी का, ऐसा नहीं करो। तो मैं एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा। एक सारा वैसा ही है, 1 करोड़ एंड अबव वाली से 30% प्लस 15% सरचार्ज। इसमें एक डिवीजन और डाल दी, 50 लाख से 1 करोड़ तक जिनकी इनकम है 30% टैक्स तो लगेगा, प्लस 10% सरचार्ज उनको लगेगा। ठीक है, मैंने एक नया ब्रैकेट क्रिएट कर दिया। मैंने अब 50 लाख से 1 करोड़ वाले के बीच वाले भी अब 10% सरचार्ज एक्स्ट्रा देंगे। कहते अभी भी पूरा नहीं हुआ, 15,500 करोड़ तो बहुत था, नुकसान ज्यादा हुआ है। तो कहता क्यों रोते रहते हो, अभी समझाता हूं सारा फंडा, घबराते क्यों। चलो आ जाओ इधर ही। 2.5 लाख, फिर 1.5 लाख, 4 लाख, बचा कितना, 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख इंटू 5%, कितना हो गया गौरव, 1 लाख का 5%, 5,000। और रिबेट कितनी है, तो अल्टीमेटली जेब से गया कितना, पहले कितना जाता था। तो ये नया 2,500 रुपया पॉकेट में गया ना लोगों की, बचा है ना। तो उसका पर्पस था कि इससे लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चेंगे, एंड आई वांट दैट एक्सपेंडिचर। कहता जब लोग एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्या मांगेंगे सर, कहता मैन्युफैक्चर्ड गुड। तो कहता एक्साइज से ले लेंगे ना पैसा, मैं एक्साइज भी तो बढ़ाऊंगा। अभी डायरेक्ट टैक्स देखा, इनडायरेक्ट में देखना मैं क्या क्या करूंगा। तो मैं एक्साइज ड्यूटी के थ्रू सब वसूल लूंगा, चिंता मत करो। कहता जब लोगों के पास 2,500 रुपया बचेगा, धूम मचा के जिम में तो जरूर जाएंगे कि चलो 500 का नया जिम शुरू कर लें। वहां से क्या मैं सर्विस टैक्स नहीं लूंगा, लूंगा, ले लूंगा, छोड़ूंगा वो भी नहीं। 2,500 रुपया बचा है, कहता तो पक्की बात ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देख के अब 1,500 रुपए की किस्त पे एप्पल का मोबाइल तो लेंगे ही लेंगे। तो कहता जब वो एप्पल इंडिया में एंटर होगा तो क्या मैं उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लूंगा, लूंगा। तो चिंता मत करो, ये 2,500 से मैं कितनी आग लगा दूंगा देश में, तुम्हें पता ही नहीं है। क्योंकि लोग ऐसे कर दिए अब हमने इंडिया के कि 2,500 रुपए दबा के रख नहीं सकते, निकालने को घूमते कि 2,500 आया की करिए, दसो ना, वो मैं टैप कर लूंगा। तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, घबराओ मत। कहते ठीक है। कहते वी नीड टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वी नीड टू बूस्ट सर्विस सेक्टर, फॉर दैट वी नीड टू प्रमोट द हैबिट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। और ये किस ग्रुप में किया, ये उस ग्रुप में किया जो ग्रुप टैक्स देना नहीं चाहता था। उस ग्रुप को बोला कि खाली 2,500 देना है मूर्खों, दे दो। और इस जाल में फंस के एक बार भी दे दिया 2,500 टैक्स और एक बार भी भर दिया आईटी रिटर्न, बस फिर आ गया एंटे में। फिर थोड़ी ना उसे बाहर निकलने देंगे कभी जिंदगी भर कि चल अब वो कहे मैं पिछली बार ही देता हूँ, मेरा जी नहीं करना, आयर का तो मैं नहीं देना ऐसे उसको मैसेज आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, योर इनकम टैक्स फाइल रिटर्न इज पेंडिंग, फिल इट अंडर द टाइम बाउंड मैनर। और नहीं तो फिर उसके बाद कभी लोन नहीं मिलेगा, गाड़ी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा, डेड हो जाएगी उसकी जिंदगी। ठीक है। तो मोदी ने, जेटली ने बोला जो इतने लाखों नए टैक्स पेयर जुड़ेंगे,
क्योंकि 2500 तो किसी के लिए कुछ नहीं है, वो ये कहते हैं यार गोली मार 2500 दे के सब एक नंबरी करांगे और मौज करांगे जिंदगी से, लेकिन वो गिरफ्त में आ गए, खत्म कहानी। तो नया टैक्स पेयर जोड़ने के लिए, नया टैक्स बेस जोड़ने के लिए, सारा कुछ करने के लिए कहता है ये करना पड़ेगा, और हमने एक नया ब्रैकेट भी तो क्रिएट कर लिया। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो आपको अभी जब भी नया बजट आएगा ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, बस उस दिन की बजट स्पीच सुन लेना, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में, देखना आपको एक एक बात समझ आएगी। ये तो हो गए छुटपुन्नू लोग, मतलब कि हमारे जैसे जिनकी इनकम हमने काउंट कर ली। चलो अब कुछ बड़े बड़े लोगों की इनकम काउंट करते हैं। अब हम, ये सारी इनकम टैक्स के ऊपर एक खासियत होती है। इनकम टैक्स ऐसे काउंट होता है, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, इन दोनों की जो फिगर निकल के आती है उसके ऊपर लगता है 3% का एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस, इसका 2% जाता है प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, और इसका 1% जाता है हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। तो आपकी इनकम टैक्स से भी एजुकेशन सेस निकलता है, ठीक है, ये क्लियर बात। लेकिन बात कही थी इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, अभी मैं बात करूं उस ब्रैकेट में इनकम टैक्स कितना बन रहा था 2500, कुछ सरचार्ज था 0, तो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज कितना हुआ 2500, इसका 3% कितना हुआ 750, तो 25, तो 2500 प्लस 750 कितना हो गया 3250 रुपए, 75 रुपए, 2575 रुपए, इतना टैक्स बनेगा भाई, बना के देख लेना घर जाके। इसलिए तो आप कहते हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स ऑनलाइन बना सकते हो 5 मिनट में, किसी वकील के पास जाने की जरूरत ही नहीं, बड़ा इजी हो गया सब कुछ, ओके। ये फिगर यहाँ पे बड़ी मामूली लगी होगी 75 रुपए, और आपको लगा होगा इसके लिए सर ने इतने पहाड़े सुनाए, देखना अभी कहानी बदल जाएगी। चलो कहानी को बदले, आइए अब बात करते हैं उस भाई साहब की जिसकी इनकम 60 लाख है। डन। 60 लाख वाले की इनकम कैसे काउंट होगी, पहले मुझे बताइए इस पे क्या लगेगा, टैक्स कौन सा लगेगा 30% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस। डन जी, ओके जी। आपने एक बात नहीं देखी कि मैंने सेस सरचार्ज पे भी नहीं लगाया और सरचार्ज इनकम पे नहीं लगाया, दोनों पे कंबाइंड पे लगाया, इस बात को ध्यान रखना। अगर सरचार्ज इनकम पे लगेगा तो भी फिगर अलग बनती है, सॉरी अगर सेस इनकम पे लगे तो फिगर अलग बनती, अगर सेस सरचार्ज पे लगे तो फिगर अलग बनती, दोनों को ज्वाइन करके उसके ऊपर सेस लगता है लास्ट में, ठीक है। अब एक चीज देखिए, हम स्टार्ट करते हैं 60 लाख, ठीक है जी, 60 लाख माइनस 2.5 लाख, 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं जी, सो नो टैक्स, नील, ठीक है जी। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर कितना टैक्स है जी 5%, तो कितना टैक्स बनता है, कितना टैक्स बना था हमने, कितना बनाया था वहां पे 2575 कुछ, हम राउंड फिगर में रखें 2500 ना, उसको बाद में काउंट करेंगे ना सेस को 2500। हम इसको क्यों दे रहे हैं ना, ये तो अमीर आदमी है, कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, इसका सीधा सीधा 2.5 लाख पे काउंट कीजिए, 2.5 लाख पे कितने परसेंट टैक्स, 2.5 लाख का 5%, कितना हो गया, हाँ 12,500, दिस इज करेक्ट फिगर, 12,500 टैक्स हो गया जी 2.5 लाख का। 2.5 लाख पे कुछ नहीं, 2.5 लाख पे कुछ नहीं, माइनस 2.5 लाख, एक 2.5 लाख माइनस किया 0% टैक्स था, एक 2.5 लाख पे 12,500 लग गया जी। अब फिगर 5 से 10 लाख वाली में एंटर हो गए, 5 लाख पे टैक्स कितना 20%, तो 5 लाख का 20% कितना होता है जी, हैं, वेरी गुड, 1 लाख होएगा पक्का, 1 लाख, 1 लाख हो गया जी। तो
माइनस कितना कीजिए जी, 5 लाख। तो कितना हो गया जी, 1 लाख। तो 60 लाख में से अब तक कितना माइनस हो चुका है, 10 लाख। 60 लाख माइनस 10 लाख, कितनी बची इनकम हो उसकी। अब 50 लाख इनकम के ऊपर काउंट कीजिए 30% टैक्स। 50 लाख इनकम पे काउंट कीजिए 30% टैक्स, कितना हुआ 50 लाख का 3%, 30%, 15 लाख। 15 लाख, ठीक है जी। वेरी नाइस, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, एवरीवन इज गुड। सो एड इट, 0 0 प्लस कितना था, 0 प्लस 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 15 लाख, ठीक है। कितनी फिगर बन गई, 16 लाख। डन जी। इसके ऊपर लगाइए 10% सरचार्ज, 1 लाख का 60,000 लगभग, प्लस 1,61,000, ठीक है। इसके ऊपर अब 16,12,500 प्लस 1,61,000 को ऐड करके उस पर 3% सेस लगाइए, देखिए अमाउंट कितनी बनती है। तो ये बनिया इसका टोटल इनकम टैक्स, ये देना है इसको। आई बात समझ में। 16 लाख 12,500 दे दी टैक्सेबल इनकम बनी ना, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 10% ਸਰਚਾਰਜ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਗਰ ਜੋ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 3% ਸੈਸ एजुकेशन ਦਾ। इनकम टैक्स काउंट करना आ गया। नहीं तो मूर्ख लोग पता क्या करते थे, 60 लाख रुपए इनकम पकड़ी, उस पे सीधा ही 60 लाख का 30%, 60 लाख का 30%। आज के बाद जब भी काउंट करना है तो ऐसे ही काउंट करना है। अब समझिए, इसमें एक कंसेप्ट होता है टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ओके जी, टैक्स एट सोर्स ही डिडक्ट कर दिया जाता है, टीडीएस जो आपका काटा जाता है। अब इसमें एक खासियत देखिए, समझाने वाली बात। सपोज कीजिए 2016 2017 है, ठीक है जी। तो 2016 1 अप्रैल को आपने कमाई करनी शुरू करी और 2017 की 31 मार्च को जाके रिटर्न भरते हो ना। 2016 की 1 अप्रैल से जितनी कमाई करनी शुरू करी उसका सारा हिसाब किताब 31 मार्च को सबमिट कर देते हो ना, और 31 मार्च को कहते हैं टैक्स फाइल हो गया। 1 अप्रैल 31 मार्च तक चला सिस्टम 2017, आपने 2017 में आके टैक्स फाइल कर दिया। अब कोई टैक्स फाइल करे नहीं करे ये कौन देखने आएगा, बहुत टैक्स इवेजन होता था। तो सरकार ने एक काम निकाला कि चाहे प्राइवेट जॉब वाला या सरकारी जॉब वाला है, अंदाजा कर लिया, अंदाजा सा लगा लिया कि उसकी इनकम बनेगी 5, अंदाजा ले लिया कि इनकम है उसकी 5 लाख, जॉब कर रहा है जो भी है, पता लग गया कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में 5 लाख कमा लेगा, अंदाजा ले लिया। इसके ऊपर 2.5 लाख की रिबेट दे दी, 2.5 लाख बचा, वो 2.5 लाख पे टैक्स बना लिया, कितना 12,500। तो टीडीएस कितना काट लिया, 12,500, टीडीएस काट लिया 12,500, उड़ा दिया पहले ही तनख्वाह में से, ठीक है। लेकिन ये कोई टैक्स नहीं है, ये टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हुआ है। अभी देखो 12,000 टैक्स काट लिया, 31 मार्च का समय आया, अब इसको रिटर्न फाइल करनी है, इस पर्सन को रिटर्न फाइल करनी है। इसको जब टीडीएस भरा गया था इसके नाम का, तो इसको एक फॉर्म मिला था टीडीएस फॉर्म, उस पर लिखा गया था 12,500 तेरे नाम का जमा पड़ गया रे भाई, 12,500 चौक फॉर्म ले जा। 31 मार्च आया, इसने क्या किया, सारा कुछ कर आकर के इसने बता दिया कि 1.5 लाख का तो मुझे डिडक्शन मिल रहा है, 1.5 लाख का मुझे डिडक्शन मिल रहा है। 1.5 लाख का डिडक्शन मिला के सब कुछ हो हा के इसको अल्टीमेटली टैक्स पड़ा कितना, 2500। 12,500 में से 2500 माइनस करो, कितना बचा, 10,000। ये 10,000 टीडीएस का वापस मंगाएगा, कहते ना मेरा टीडीएस आना है,
मेरा टीडीएस का पैसा नहीं आया है तक, ये इसको अब 10,000 वापस आएगा। अब सुनिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का क्या गेम था, सरकार ने ये क्यों चलाया ऐसा, ठीक है। अब ये जो द सिम कंपनी है, मान लीजिए इसने प्रॉफिट अर्न किया और इसको अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक। ये जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो गवर्नमेंट ने इसको क्या बोल रखा है, अब ये क्या करता है, इसमें मान लीजिए 60% तो इसके अपने ही प्रमोटर ही इसके स्टेक होल्डर रहते हैं। तो ये क्या चालाकियां करते हैं कि ये एक तो इनकी होती है इनकम, प्रमोटरों की एक तो अपनी इनकम होती है, और एक जो इन्हें कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसके थ्रू जो डिविडेंड आता है ना। अब जो डिविडेंड आता है इनको अल्टीमेटली उस डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगता है बाद में 10 लाख से ऊपर जाकर के, उसके पहले कुछ नहीं लगता था। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर कंपनी के प्रॉफिट्स को डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी जेबें भरते रहते थे कंपनी के प्रमोटर। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि कंपनी का पैसा बहुत हद तक कंपनी की जेब में रहना चाहिए अपनी ग्रोथ, अपने प्रमोशन के लिए, कंपनी का फंड कंपनी रिटेन करे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डिविडेंड जनरेट करने के टाइम पे कंपनी को ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगा करके टैक्स एट सोर्स लगा देती है। मतलब मान लीजिए इन्होंने किसी को 1,000 रुपए का डिविडेंड देना है, उसके ऊपर अगर कंपनी ने 10% डीडीटी लगा दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो 1,000 रुपए का 10% कितना हो जाएगा, 100। तो मैंने 100 रुपया कंपनी को ही भरना है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। उसके बाद कंपनी कितना इशू करेगी आगे, 900। तो जिसको भी किसी को जिस भी किसी पर्सन को कंपनी 900 रुपया देगी उसको भी वो डिविडेंड कम लगेगा, उसको भी वो डिविडेंड कम लगेगा कि यार कंपनी ने 900 रुपया डिविडेंड दिया। और दूसरी बात, अगर मेजोरिटी ऑफ द डिविडेंड कंपनी खुद अपने ही बंदों को दे रही है या खुद में ले रही है अपने आप में, तो कंपनी ये कहेगी कि इतना बड़े पैमाने पर टैक्स, क्योंकि करोड़ों रुपया डिविडेंड होता है, इतने बड़े पैमाने पर टैक्स बढ़ने से बेटर है कि इसको मैं कंपनी के कैपिटलाइजेशन प्रोसेस में यूज कर लूं, कैपिटल एक्टिविटी में ही लगा लूं, ठीक है। इसलिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट सोर्स लगाया जाता है। और अगर ये इससे बढ़ जाए, 10 लाख से ज्यादा बढ़ जाए, तो 10 लाख से बढ़ जाता है तो फिर जिसको मिलता है डिविडेंड फिर उसको भी 10% सरचार्ज देना पड़ता है। आई बात समझ में। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे फर्दर 10% सरचार्ज है। ये किसको देना है, जिसने इनकम अर्न करी, ठीक है। ये कंसेप्ट समझा दिया था। मोस्टली डायरेक्ट टैक्सेस हो गए हैं। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है ना, आपने अक्सर पढ़ा होगा, शाहरुख खान ने, सलमान खान ने एडवांस टैक्स भरा। ऑल इन ऑल पता ही रहता है इनकी साल साल इनकम कितनी रहती हर साल। तो 2017 से 2018 की सरकार जो डाटा लेगी वो डाटा कौन सा होगा, एस्टिमेटेड। तो एस्टिमेटेड डाटा में शाहरुख खान की इनकम भी एस्टिमेट लगा दिया कि शाहरुख खान को 2017 से 2018 में 1,000 करोड़ की इनकम होने वाली है। और 1,000 करोड़ की इनकम का टैक्स बनने वाला है, मान लो कि 300 करोड़, मान लो 300 करोड़ टैक्स बनने वाला है। तो शाहरुख खान को बोलेंगे कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2018 तक, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, तो तू भाई 1,000 करोड़ कमाने वाला, ये हमारा अंदाजा है। और हमारे अंदाजे तू जानता गलत नहीं होते। वो भी कहेगा ठीक बात। तो तू अब ऐसा कर कि ये जो तुझे घड़ी दिखा रहे हैं हम, इसमें ये तो शुरू करेगा 1 अप्रैल को, तो इसको मैं अगर 4 हिस्सों में बांट दूं, तो ये पहला क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर, ये फोर्थ क्वार्टर, अप्रैल मई जून जुलाई तक है, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर तक, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, फिर जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल तक। इस तरह से 4 क्वार्टरों में बांट दिया, हर क्वार्टर 3-3 महीने का, ठीक है। तो उसको बोलेंगे 300 करोड़ में से ना तू ऐसा कर, पहले क्वार्टर का 80 करोड़ अंदाजतन, पहले क्वार्टर की, आपने देखा नहीं हर 3-3 महीने पर भारत सरकार का विज्ञापन आता है, कृपया अपना एडवांस टैक्स समय से भरिए। तो 1 अप्रैल से शुरू होकर के अप्रैल टू मई, मई टू जून, जून टू जुलाई, जुलाई 31 का महीना, ठीक है। तो 31 जुलाई तक फर्स्ट क्वार्टर की एडवांस टैक्स भरने की डेट होती है। तो अंदाजतन शाहरुख खान 31 जुलाई तक 300 करोड़ का पहली किस्त 70-80 करोड़ रुपया भर देगा, ताकि सरकार का काम तो चलता रहे। सरकार नहीं चलानी, पैसा नहीं चाहिए। फिर और 80-90 करोड़ जो है अगले क्वार्टर में भर देगा, अगले क्वार्टर की एडवांस टैक्स दे, और थर्ड क्वार्टर में और 80-90 करोड़, तो मतलब 300 करोड़ के नजदीक पहुंच गया, 200 करोड़ तक पहुंच गया। अब लास्ट क्वार्टर आ गया, पता लगने लग जाएगा कि शाहरुख खान की एक्चुअल इनकम क्या रहने वाली थी इस साल की, क्योंकि एस्टिमेट डाटा नियर अबाउट ही रहता है। अगर तो कम हो गई
तो आपको पता है कि जैसे ही अगला साल आने लगता है और जब वैसे ही बजट 2018-19 देना है तो उस बजट में इस बजट की रिवाइज फिगर आनी शुरू हो जाएंगी। तो रिवाइज फिगर के थ्रू पता लग जाएगा कि रेवेन्यू एग्जैक्ट रिसीव हो गया या रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो गया। उसको कहते हैं रेवेन्यू शॉर्टफॉल। अगर एस्टिमेट डाटा इनकरेक्ट हुआ ना कि कम हो गया तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल। और रेवेन्यू कई बार सरप्लस भी आता है, रेवेन्यू बढ़ भी जाता है। शाहरुख खान को 1000 करोड़ नहीं 1500 करोड़ बीच में कोई फिल्म आ गई बाहुबली टाइप, वो उसमें उसने कोई रोल प्ले कर दिया, ज्यादा कमाई हो गई तो 1500 करोड़ भी हो गया। तो फिर लास्ट क्वार्टर में एग्जैक्ट सिस्टम हो जाता है कि अभी तक जो आपने एडवांस टैक्स भरा था यदि वो बिल्कुल एस्टिमेटेड फिगर के करेक्ट जा रहा है तो अपनी पेंडिंग किस्त भर दीजिए, अगर आपकी इनकम उतनी है जितनी एस्टिमेटेड थी। अगर आपकी इनकम कम हो चुकी है एस्टिमेटेड फिगर से तो उसमें देखा भी होगा अपने एडवांस टैक्स के द्वारा जमा की गई राशि वापस लेने का अंतिम समय ये है। दैट इज द सिस्टम ऑफ एडवांस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में हम पहले बात करेंगे केंद्र की, सेंटर की, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके पहले एक कंसेप्ट समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, थोड़ा सा रह गया, पेंडिंग है, पहले डायरेक्ट टैक्स में उसको फिनिश कर ही दे। क्या है कंसेप्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बड़े पैमाने पर डायरेक्ट टैक्स के थ्रू क्या रिसीव हुआ? रेवेन्यू। लेकिन ये रेवेन्यू इसका नहीं है, इस रेवेन्यू में शेयर भी है। किसका? स्टेट्स का, स्टेट्स शेयर। तो यहां पे ऐसे नहीं होगा स्टेट्स शेयर, यहां पे एस लगा के यहां पे कॉमा ऊपर डालना है। ओके, ये टेक्निक पता है ना? जब प्लूरल में को बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड तो एस के बाद कॉमा आता है, जब सिंगुलर में किसी के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो एस के पहले कॉमा आता है। ठीक है, तो स्टेट्स शेयर होगा। ओके, तो स्टेट शेयर कैसे होगा? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पब्लिक फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन फॉर्म किया जाता है। ये फाइनेंस कमीशन क्या करेगा? दो चीजें बताएगा। देयर आर टू एस्पेक्ट। जब फाइनेंस कमीशन के 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो ये डेप्थ में पता लगेगा, बट अभी के लिए देयर इज अ वर्टिकल डेवोल्यूशन, वर्टिकल डेवोल्यूशन of the taxes and there is horizontal devolution of the taxes। कैसे? स्टार्ट करते हैं। टोटल हम अगर स्टार्टिंग कर दें तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंटर से 42% ऑफ द टोटल ग्रॉस टैक्स कलेक्शन जो है, ग्रॉस टैक्स कलेक्शन जो है, मान लीजिए भारत सरकार को, ये अभी सिर्फ डायरेक्ट टैक्स का समझा रहा हूं, ठीक है, इनडायरेक्ट का अलग से होगा। भारत सरकार को डायरेक्ट टैक्स के थ्रू 100 रुपया जमा होता है तो उसका 42 रुपया इधर इस तरफ किसको देना है? राज्य सरकारों को। किसकी रिकमेंडेशन पे? फाइनेंस कमीशन की। ये ऊपर से नीचे जो आया इसको हम क्या कहेंगे? वर्टिकल डेवोल्यूशन। इट इज अ वर्टिकल डेवोल्यूशन ऑफ द टैक्सेस, केंद्र से राज्य को। अब राज्य कितने कितने सारे राज्य? यूपी, गुजरात, है ना, पंजाब, देर आर सो मेनी डिफरेंट स्टेट्स। तो ये 42% इन स्टेट्स में कैसे डिवाइड होगा? दैट इज हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, दैट इज हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये लाइन बार बार आती है कि द टैक्स इज हॉरिजॉन्टली डेवोल्यूशन, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द स्टेट्स। तो पता होना चाहिए वो क्या है। 42% को शेयर करने की बात की गई है। अब इसको शेयर करने का क्राइटेरिया क्या रहता है? मैंने कहा था फाइनेंस कमीशन में पढ़ेंगे, फिर भी अभी सुनिए। सबसे पहला देखा जाता है कि टोटल एरिया कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है उस स्टेट में। उसके बाद देखा जाता है 1971 का सेंसस बड़ा इंपॉर्टेंट है ना हमारा, तो 1971 का सेंसस डेमोग्राफी, उस टाइम पे डेमोग्राफी का लेवल क्या था, और टिल डेट 2017 में डेमोग्राफी में आए चेंजेस, डेमोग्राफिक चेंजेस। उस स्टेट का डिस्टेंस फ्रॉम द डेवलप्ड स्टेट्स, डिस्टेंस फ्रॉम द डेवलप्ड स्टेट्स
इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी हो रही है, प्राइमरी टर्सरी या सेकंड,